Hello everyone, welcome to our channel AJ Pharmacy. So today we will discuss about CHF, that is congestive heart failure. So this is one of the important topic of the pharmacology second. So we will discuss about the what is CHF, basically what the basic point of the CHF and what are the causes of the CHF. The key points we will discuss in this video, and after that we will discuss about the classification of the drug, what the drug has been prescribed in the case of CHF, that is congestive heart failure, and then we will discuss about the MOA of CHF, that is mode of action of CHF. So let's start it. So first we will talk about what is CHF. एक्चुअली जो हम बात करते हैं कि CHF होता क्या है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि CHF का मतलब क्या होता है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अगर आपको किसी टॉपिक या किसी चीज़ को समझना है या किसी वर्ड को समझना, किसी सेंटेंस को समझना है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता है. सो इस केस में भी हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये 3 वर्ड से बना है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, अब कॉन्जेस्टिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जेस्टिव मतलब कंजेशन, आपने सुना होगा, दैट इज एल्टर्ड. और हार्ट फेलियर का मतलब तो हमें पता है, हार्ट फेलियर मतलब जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में जो काम करता था वो कंडीशन में वो काम ना करके उसका जो वर्क है वो डिस्टर्ब हो चुका है. सो मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये कि जो हार्ट है उसको काम करने में दिक्कत हो रही है. उसका रीज़न डेफिनेटली बहुत सारा हो सकता है जो हम देखेंगे. सो हम बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर. सो हम देख लेते हैं. सो हम बात करते हैं जो हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, सबसे पहले हमें हार्ट फेलियर समझना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर क्या होता है? सो हार्ट फेलियर का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है. मतलब जो हमारा डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है. दैट्स मीन देयर इज और वी कैन से दैट कांट मीट द डिमांड. इसी केस में होता है हार्ट फेलियर. ओके नाउ, सो जो हार्ट फेलियर है वो 2 टाइप से हो सकते हैं. ओके 2 टाइप्स के हार्ट फेलियर हो सकते हैं. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. सो इट कैन बी ड्यू टू द सिस्टोलिक और इट कैन बी ड्यू टू द डायसिस्टोलिक. सिस्टोलिक दैट during the ventricular pump, that in the case there is a it can't pump hard enough. So can't pump hard enough. So we are saying the hard enough. I'm just rubbing. Okay, sorry. So we are saying it can't pump hard enough. Okay, and the second thing, that will be the second type here, it can't feel enough. These are 2 different things. Can't feel enough, it is due to diastolic ventricles. So this can be the systolic heart failure. We are writing here in the short form systolic heart failure, we can say that. And this case we can say that ये हमारा हो जाएगा diastolic heart failure, DHF. ओके नाउ क्या होगा इसकी वजह से होना क्या है? जो हमारा ब्लड है वो क्या हो जाएगा, लंग्स में ही रह जाएगा. सो द ब्लड विल बी ब्रिंग्स इनटू द लंग्स. सो जो हमारा ब्लड है वो लंग्स में रह जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है जो हमारा वेंट्रिकल होता है, अगर हम बात करें एट्रियम और वेंट्रिकल्स की बात करें तो दोनों में थिक कौन होता है? हमें पता है कि वेंट्रिकल थिक होता है.
लेकिन अगर हम वही कंपैरिजन करें राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल वो ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको पंप करना होता है टू ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कभी कभी क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन की वजह से जो हमारी वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक हो जाती है। वो थिक हो जाने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा हार्ट की जो पंपिंग होती है वो इनफ नहीं हो पाता है, और इनफ नहीं होगा तो ऑब्वियसली कंजेशन कॉज कर रहा है और डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो जो हमारा हार्ट है वो ये हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और पर्सन की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ये कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर। सो द ब्लड विल बी इन द लंग्स, हमारा जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर ही रह जाएगा। एंड जस्ट इसको थोड़ा ऊपर करते हैं एंड let me thin it, okay, and this will cause, what it will cause here, congestion, as a name suggests here. So it will cause the congestion, it will cause the congestion, that congestion का मतलब हम यहाँ पे अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर हो गया हमारा फ्लूइड बिल्डअप, फ्लूइड बिल्डअप, ओके। और ये हम बात करें एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है कि जो हमारा CHF क्या होता है। आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो कि CHF एग्जैक्टली है क्या। अब हम इसकी बात करते हैं, हम इसकी एक डायग्राम को देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नॉट अ इशू, आई एम जस्ट टेकिंग द डायग्राम. So I am taking the diagram here. Yeah, so we have taken the diagram here for better understanding. Let me just थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं for better understanding. Okay. I think yeah fine okay. So हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें हार्ट की, अगर आप ये देखोगे डायग्राम को देखोगे, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, और ये हमारा कंजस्टिव हार्ट है, जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के टाइम में पर्सन की अगर हम ये करते हैं ऑटोप्सी करते हैं तो हमें देखने को मिलता है. सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा, मैं इसको रब करूँगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा. यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे, ये वॉल, ये जो वेंट्रिकल वॉल है यहाँ पे देखो और इसको ध्यान से देखो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा थिक हो चुका है, इट इज़ मोर थिक दैन दिस, है ना. और इसके वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली क्या है कि वहाँ पे पंपिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वो मोटा हो चुका, मोटा हो जाने से ऑब्वियसली जो उसका पंपिंग का जो पावर है वो कम हो जाएगा, और पंपिंग कम हो जाएगा तो हमें यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिल सकता है वो क्या देखने को मिल सकता है, इस्कीमिया, इस्कीमिया देखने को मिल सकता है. डैट इज़ डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द ब्लड जो कि हमें चाहिए था. इस्कीमिया की वजह से हमें क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, डैट इज़ विल विद द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया डैट इज़ द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ द ब्लड एज पर द रिक्वायरमेंट. एंड हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, पर्सन की डेथ हो सकती है, क्योंकि जो हमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन था, रिक्वायरमेंट थी, वो कम है, तो ऑब्वियसली उस पर्सन की डेथ हो सकती है. और इस चीज़ को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू नो. ओके, सो एक्चुअली आई एम टेकिंग मोर टाइम नाउ हम देखते हैं. ओके, सो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर आगे बढ़ें कि अगर हम इसको सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डिसऑर्डर एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर. इट इज़ कॉम्प्लेक्स, प्रोग्रेसिव
complex and progressive disorder in which there is a heart can't pump sufficient amount of the blood. So here we are talking about the heart, so it enable, the better word here, unable to pump sufficient amount of blood, and this is known as the CHF. Okay, so this is the simple definition of the CHF. so जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्चुअली इसमें मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं आपको अपने वर्ड्स में लिखने होते हैं. मैं ये चीज़ को अब समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समझाए हैं. अगर आप इसको भी अगर ध्यान से देख लो तो आप इसके बारे में आराम से 1.5 पेज लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में बना के. सो आप इस चीज़ को समझो एंड यू कैन राइट फ्रॉम योर ऑन वर्ड. सो ये आपके लिए बेटर रहेगा फॉर आगे के पर्पज़ के लिए भी और एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो बुक्स के वर्ड्स होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं और आपके वर्ड्स तो ईजी होते हैं, तो टीचर्स को भी समझने के लिए ईजी होगा और आपके लिए भी समझने के लिए ईजी होगा. हम सिंपली बात कर लेते हैं कि इसके कॉज क्या होते हैं CHF के. सो वी विल टॉक अबाउट द कॉज ऑफ द CHF. सो शॉर्ट में देख लेते हैं. सो हम बात कर रहे हैं कॉज की. सो हियर वी विल टॉक अबाउट द कॉज ऑफ द CHF. ओके, सो पहला कॉज वी विल टॉक हियर. सो इट विल बी लाइक MI, that is myocardial infarction, the first one here. The second one, the cause of CHF, that is hypertensive heart, that is hypertensive heart, hypertensive heart disease. Okay, the third cause of the CHF, it will be like arteriosclerotic heart disease, that is arteriosclerotic heart disease. We are denoting from HT. And the fourth will be like the valvular heart disease, valvular heart disease. Okay, so this is the simple cause of the CHF. You can write these point, and these are the simple cause of the CHF. Now the important point here, we have to know the classification of the drug. What are the drugs that are used in the case of the CHF? So now we will talk about the drug using in the case of the CHF. कौन कौन से ड्रग हमें प्रिस्क्राइब करने हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हम देख रहे हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग. सो ड्रग क्लासिफिकेशन वी आर टॉकिंग हियर. नाउ जो हम इनको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं. Let me just finish it. Okay, now the first classification will be, let me just now. Okay, so the first classification will be like the ACE inhibitors. So the first drug we will use in the case of CHF, that is ACE inhibitors. आप अपने साथ पेन और कॉपी रखते चलो और इनके नाम लिखते चलो. ओके, सो द एग्जाम्पल विल बी इन द केस ऑफ द ACE इनहिबिटर. सो इट विल बी लाइक कैप्टोप्रिल. सेकेंड विल बी लाइक एनालाप्रिल. एंड लाइक रामीप्रिल. Okay, second classification will be like the angiotensin receptor blocker.
हम इसके बारे में बात करेंगे कि एस इनहिबिटर किस तरीके से काम करता है, हम अभी बस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. सो द सेकेंड वन विल बी द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. एंजियोटेंसिन receptor blocker. So the example of this category of drug will be like losartan or telmisartan or telmisartan. Okay, now we will talk about the third category of drug used in the case of CHF. So we will talk about the third category of the drug used in the case of the CHF, that is beta adrenergic receptor blocker. So beta adrenergic, we are writing in the short form, receptor blocker. Okay, so in the case what drug are used, the example will be like metoprolol and atenolol. Okay, now we will talk about like the fourth category of drug used in the case of CHF, that is diuretics. Diuretics are also used in the case of CHF. The drug example will be like furosemide and hydrochlorothiazide. These are the drug of the diuretics used in the case of CHF. Now the fourth category of drug used in the case of CHF, it will be like the direct vasodilator. So drug example will be here in the case of hydralazine and the second will be isosorbide dinitrate. The second category of the drug used in the case of the CHF, the sixth type of the category of the drug used in the case of CHF, it will be like inotropic agent. So what are inotropic agent? This is important to know. जो आइनोट्रोपिक एजेंट होते हैं उनका जो काम होता है वो मॉडिफाई करते हैं स्पीड को और फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन को, उसको हम बोलते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट. ओके, सो द एग्जांपल ऑफ द ड्रग यूज्ड इन द केस आइनोट्रोपिक एजेंट ड्रग्स आर लाइक डाइजॉक्सिन and dobutamine. Now the last category of drug or drug used in the case of CHF, it is aldosterone antagonist. So it will be like aldosterone antagonist. So the drug used, the example of the drug are spironolactone. So these are the drug classification of the CHF, what drug are used in the case of CHF. Now the important thing here, now we will talk about the MO of the drug of these ड्रग. जिस ड्रग के बारे में हमने बात की है, क्लासिफिकेशन की है, अब उसके MO के बारे में बात करेंगे. सो हम कुछ ड्रग को लेंगे जो हमारे सिलेबस के के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे GPAT के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसको उठाएंगे और उसके बारे में देखेंगे. सो जो हम पहले ड्रग की बात कर रहे हैं, डैट इज ACE इनहिबिटर.
अब एस इनहिबिटर को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा, जो हम बात करते हैं, जो हमारा रेगुलेशन ऑफ बीपी कैसे होता है बॉडी के अंदर। सो हमें पता है, मैं एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। सो हम एस इनहिबिटर की बात करें, दैट इज़ कैप्टोप्रिल और इनालाप्रिल के मोड ऑफ एक्शन के एस इनहिबिटर्स। अब ये एस का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अगर हम बात करते हैं किडनी की, हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारा होता है ग्लोमेरुलस, ये हमारा होता है पीसीटी, ये हमारा होता है लूप ऑफ हेनले। हम बस एक ये डायग्राम बना रहे हैं, और ये हमारा होता है डीसीटी। ओके, सो अब हम बात करते हैं, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है वो एक छलनी की तरह काम करता है। तो यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल्स आते हैं, और यहाँ से जो ब्लड लेके जाते हैं उसको हम इफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। ओके, सो जब भी हमारे बॉडी में हम बात करें भी, रेगुलेशन बहुत ही आपने पढ़ रखा होगा, मैं फिर भी आपको इसको ये कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एस इनहिबिटर यहीं से समझ आ जाएगा। जब भी हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है, क्योंकि जो सोडियम का जो बिहेवियर है, जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वाटर उसके पीछे पीछे आएगा। जब भी सोडियम का लेवल कम होगा तो जो हमारी डीसीटी की वॉल होती है उसके सरफेस पे एक सेल पाया जाता है। इसकी सरफेस पे एक सेल पाया जाता है, हम जिसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल। मैक्यूला डेंसा सेल। सो ये करता क्या है, ये सोडियम के लेवल को सेंस करता है और ये मैसेज दे देता है, आपके सेंस कर लेता है, ठीक है, और ये दे देता है मैसेज हमारे इफेरेंट और एफरेंट आर्टियोल्स पे। यहाँ पे जो हमारा एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल। ओके, तो ये क्या कर देता है, रिलीज करा देता है रेनिन। इतना बात आपको समझ आया। जैसे ही हमारा सोडियम का लेवल कम हुआ बॉडी के अंदर, मैक्यूला डेंसा सेल ने सेंस किया, उसने इफेरेंट आर्टियोल्स को बताया, एक्टिवेट किया। एक्टिवेट होने से जेजी सेल एक्टिवेट होते हैं, और जेजी सेल एक्टिवेट होते वो क्या करता है, रेनिन रिलीज कर देता है। अब यहाँ हम समझ चुके हैं कि रेनिन रिलीज हो चुका है। और रेनिन करता क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, एक हमारे केमिकल पाया जाता है, सॉरी एंजाइम मैंने कहा, केमिकल पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजेन हमारे ब्लड के अंदर। रेनिन उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये इनएक्टिव है, ये अभी एक्टिव नहीं है, ये काम अभी कर नहीं सकता, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, दैट विल बी वर्क एज टू एक्टिवेट दिस एंजियोटेंसिन फर्स्ट। सो अब हमारा ये अभी इनएक्टिव था। जैसे कि एंजाइम आया उसने इसको एक्टिव कर दिया, अब ये कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन सेकेंड में, जो कि हमारा एक एक्टिव फॉर्म है। ओके, ये हमारा एक एक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे जो एंजाइम आया उसको हम बोलते हैं एस, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फिर जो एक्टिविटी होगा वो देगा। जैसे हम बात करें, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, वो हमारा एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा स्टेरॉइड से, आप पढ़ोगे इसके बारे में, जो कि क्या करता है, सोडियम और वाटर के लेवल को ये करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करता है, रिटेंशन कॉज करता है, एंड हाइपरप्लेजिया भी इस केस में देखने को मिलता है जब हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिव होता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि हम बात करें, जो एस इनहिबिटर्स इस स्टेप को ब्लॉक कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं इस स्टेप को क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। और इस स्टेप को ब्लॉक करने की वजह से होता है क्या, जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाता,
और इसके बाइंड नहीं होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो भी होता है, जो ब्लड ये हो जाता है, फ्लूइड बॉडी के अंदर कम रहता है, जिसकी वजह से हम बात करें कंजेशन की प्रॉब्लम काम आती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी के अंदर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कम होगा तो मतलब ये रहती है, जो हमारे हार्ट को ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा ये नहीं सहना पड़ेगा, वो ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ेगी, ज़्यादा पंप नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे जो एस इनहिबिटर है वो वर्क करते हैं। सो हमने पहला बात करी है जो भी कैप्टोप्रिल और एनालप्रिल के बारे में। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट एमओ होगा वो हमारा होगा, इन दिस केस वी विल टॉक अबाउट द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो कि हमने बात किया था आइनोट्रोपिक एजेंट के बारे में, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो हम देख लेते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको मोड ऑफ एक्शन बताता चल रहा हूँ। अब ये कैसे वर्क करते हैं, जिसका एग्जांपल हमने लिया डाइजॉक्सिन, सॉरी जस्ट रब हियर, डाइजॉक्सिन। ओके, सो डाइजॉक्सिन वर्क कैसे करता है, इट बाइंड्स विथ, बाइंड और ब्लॉक करता है, बाइंड्स एंड ब्लॉक सोडियम पोटेशियम पंप। अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये अगर सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक हो रहा है तो ये किस तरीके से CHF में हमें हेल्प करेगा। चलिए हम देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बात करते हैं कि अगर हमारा हार्ट है, ठीक है, तो उस पर ऑब्वियसली डिफरेंट पंप होंगे। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे पूरा ही बना देते हैं, नो प्रॉब्लम यार। ओके, सो हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे पंप होगा, हम इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। एक पंप ये रहा और एक पंप यहाँ बना लेते हैं। ओके या सो अब हम देखते हैं होता क्या है जब हमारा नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जब हमारा सोडियम पोटेशियम पंप ये रहता है एक्टिव कंडीशन में होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे 3 सोडियम बाहर जाते हैं सेल से, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, मतलब 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमारा जो डाइजॉक्सिन है इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो ऑब्वियसली जो है क्या होगा, क्योंकि सोडियम को बाहर जाना था, तो ऑब्वियसली जो होगा सोडियम का लेवल इंट्रासेलुलरली बढ़ जाएगा। ओके, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब ये पूछोगे इससे फ़ायदा क्या होगा, तो हमारे एक और पंप है, हमने इसलिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है, एक और पंप है। इस पंप को जैसे हमने बोल दिया, इट इज़ सोडियम पोटेशियम एटीपेज बोल सकते हो, एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं ये, तो यहाँ पर हम पंप बोल देते हैं एटीपेज। और ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सो पंप, ओके। सो दूसरा पंप यहाँ जो है वो है हमारा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इट इज़ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इसको शॉर्ट फॉर्म में डाल रहे हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में भी यही होता है कि जो हमारा 3 सोडियम के मॉलिक्यूल, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, 3 सोडियम के मॉलिक्यूल जब बाहर जाते हैं तो 1 कैल्शियम अंदर आता है, 1 कैल्शियम हमारा अंदर आ जाता है। ओके, अब होगा क्या अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रासेलुलरी अगर सोडियम ज़्यादा है, तो जो अंदर में जो होगा कैल्शियम वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, है ना। जो हमारा इफ्लक्स होगा सोडियम का वो ज़्यादा, क्योंकि अगर अंदर ज़्यादा है तो वो एक्सचेंजर जो है वहाँ पे फिर ये होगा ना,
ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा, और वो ज़्यादा अगर बाहर जाएगा सोडियम तो ज़्यादा ही कैल्शियम अंदर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? जब ये कैल्शियम ज़्यादा अंदर आ गया, ठीक है, तो ये कैल्शियम अब करेगा क्या? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैल्शियम करता क्या है? आइनोट्रोपिक एजेंट का काम क्या था? मॉडिफाई करना। ये ध्यान से रखना, मॉडिफाई करता था फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, इसके स्पीड को, ठीक है। ये लेकिन कैल्शियम के पास इतनी पावर होती नहीं है कि ये जाके बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन कॉज करे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये फिर क्या करता है, ये कैल्शियम, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जीपैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा कौन सा ऑर्गेनेल्स हमारा ये होता है, स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का, डैट इज़ SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पढ़ा होगा HAP के अंदर। सो इसमें भरा पड़ा होता है कैल्शियम, ओके। और जो ये हमारा कैल्शियम होता है, जो ऊपर से आया था कैल्शियम, ये क्या करता है, एक रिसेप्टार के साथ बाइंड होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डैट इज़ रायनोडिन रिसेप्टार। रायनोडिन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द जीपैट कि कौन से रिसेप्टार के साथ बाइंड करता हो, और SR के पास कौन सा रिसेप्टार होता है। जब आगे आप पढ़ोगे वैसोडाइलेटर के केस में तो IPRP होता है, इन्स्टिट्यूट फॉस्फेट रिसेप्टार, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंपल सी। तो ये राइनोडिन रिसेप्टार के साथ बाइंड करेगा ये कैल्शियम, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर कैल्शियम क्या होगा, रिलीज हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये ज़्यादा कैल्शियम क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। मतलब जो कैल्शियम था उसी ने क्या किया, कैल्शियम की रिलीज को कॉज किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। सो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और ये अपने आइनोट्रोपिक एजेंट इस तरीके से वर्क करते हैं इन द केस ऑफ द CHF, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी MOO की, और हम इसको फ्लो चार्ट में लिख देते हैं, जो कि हम कार्डियोग्लाइकोसाइड्स को हमने देखा है, ठीक है। तो ये हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो कि हमारा डाइजॉक्सिन है। डाइजॉक्सिन करता क्या है, ये बाइंड होता है, ये हमारा बाइंड होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज से। ये हमारा एंजाइम है, ये जहाँ भी आएगा इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये हो जाएगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा सेल्स के अंदर। इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ, जो हमारा एक्सचेंज होगा सोडियम का, एक्सचेंज ऑफ सोडियम फॉर कैल्शियम, वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, कैल्शियम हमारे सेल्स के अंदर बढ़ जाएगा, है ना। ये बढ़ जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा, जो हमारे हैं कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करेगा, और ऑल्सो जो हमारे इंटरफेयर करेगा हमारे इम्पल्स फॉर्मेशन को और उसके कंडक्शन को, ठीक है। तो इसने क्या कॉज किया, कॉन्ट्रैक्शन कॉज किया, और अदर इफेक्ट लाइक द इम्पल्स फॉर्मेशन को इंटरफेयर करता है, और उसके कंडक्शन को भी करता है, and also the conduction. So this is the MO of digoxin, that is inotropic agent. Now we will talk about the MO of direct vasodilator, that is hydralazine. This is very important to know. So now we will talk about the MO of hydralazine. So हाइड्रालाजीन का MO देख लेते हैं कैसे होता है। सो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। जो कि हम बात करते हैं, हमारा वेस्कुलर स्मूथ मसल होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के पंप पाए जाते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है। सो जो हमारे कैल्शियम के लिए जो पंप होता है, इसको हम L टाइप बोलते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉ, ओके, ठीक है। ये पंप होता है जिसको हम बोलते हैं L टाइप, जो कि कैल्शियम इजीली तरीके से अंदर आ सकता है, ठीक है। जो कि हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल के केस में, ठीक है। और होता क्या है इस केस में, जब ये आता है तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बात किया था, वो कैल्शियम अंदर आएगा,
अंदर आएगा, उस कैल्शियम के पास इतना ताकत नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करे, फिर वो क्या करता है, किसके पास जाता है, एसआर के पास जाता है, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर वाली चीज़ अगर आपको याद होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे रिसेप्टर मैंने बताया था राइनोडिन रिसेप्टर है, और यहाँ पे मैं एक और बताऊँगा, यहाँ एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं IPR इनोसिटोल फॉस्फेट रिसेप्टर, ठीक है। सो होगा क्या, ये वाला जो कैल्शियम होगा तो वो ऑब्वियसली राइनोडिन के साथ ये करेगा, बाइंड करेगा, राइनोडिन रिसेप्टर्स का बाइंड करके वो क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करा देगा, ठीक है। इज़ वेरी सिंपल। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा ये होता है सिस्टम होता है, दैट इज PLC सिस्टम, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, IP3 टैग, या कि यहाँ पे हम बात करें जो हमारा ये होता है GPCR एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे, ओके, अल्फा 1 जिसको हम नाम देंगे, जब ये एक्टिवेट होता है तो PLC सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब PLC सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो IP3 डैक को कन्वर्ट कर देता है, दैट इज PIP2 को कन्वर्ट कर देता है IP3 डैक में, PIP का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फेटाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट, और IP3 का फुल फॉर्म होता है दैट इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और डैक का फुल फॉर्म होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ये क्या करेगा, जो ये IP3 होगा ये यहाँ बाइंड करेगा, और ये यहाँ बाइंड करके क्या कर देगा, कैल्शियम रिलीज करा देगा, जो सेम राइनोडिन के साथ वो कर रहा था। अब जो हमारा हम बात करते हैं हाइड्रोलाजीन है, वो क्या करता है, इस रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करता है, और ऑब्वियसली रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो हमारे ये था वेस्कुलर स्मूथ मसल, उसे कॉन्ट्रैक्शन को ये कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जिससे उसका क्या होता है, वेसोडाइलेशन कॉज होता है। सो दिस इज़ द MAO ऑफ हाइड्रोलाजीन, ठीक है, ये हमने देखा। सो अब हम बात करते हैं, सबका हमने MAO देख ही लिया है लगभग, ओके। हम थोड़ा सा ड्रग क्लासिफिकेशन के ऊपर में चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा था, ओके। सो यहाँ देख लेते हैं, ओके। सो हमने एस का देख लिया, किस तरीके से इसने क्या किया था, एस एंजाइम को ये किया था, ब्लॉक कर दिया था, जिससे जो एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या है, जो हमारा एंजियोटेंसिन है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ही तो इफेक्ट दिखाएगा। तो ये जो लॉसार्टन और टेलमिसार्टन होते हैं, ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन को अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देते हैं। तो इसका MAO लिखना आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इन द एग्जाम MAO ऑफ द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं, लॉसार्टन, टेलमिसार्टन, एंड इट बाइंड विद it block the receptor of the angiotensin. This way the angiotensin can't bind with its receptor and the action will achieved in the case of the CHF. फिर हम बात करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, मेटोप्रोलोएटिनॉल है ना, ये भी बीटा ब्लॉकर होते हैं। फिर हम बात करते हैं डायूरेटिक्स ऑब्वियसली जो क्या है, हमारे अंदर जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देते हैं। तो ऑब्वियसली जो फ्लूइड बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ गया उसको हम कम कर देंगे, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो ब्लड वॉल्यूम हो वो ऑब्वियसली कम हो जाता है, ओके। फिर हमने बात किया था डायरेक्ट वैसोडाइलेटर, हमने बात की डायूरेटिक्स। डायरेक्ट वैसोडाइलेटर के बारे में हमने बात किया किस तरीके से वर्क करता है, जैसे हम हाइड्रोलाजीन के केस के लिए, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को हम डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ द एंटी एंजाइनल ड्रग। फिर हमने बात किया आइनोट्रोपिक एजेंट में हमने बात किया डाइजॉक्सिन के बारे में, किस तरीके से वो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर रहा था, और किस तरीके से वो हमारे एक्शन को अचीव कर रहा था CHF के केस में। लास्ट जो हमारा ड्रग होगा डेट इज़ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये किस तरीके से वर्क करता है, जो हमारे बात करें स्पिरोलैक्टोन है, जो हमने बात किया था जो एंजियोटेंसिन एक्टिव फॉर्म में आता है तो वो क्या रिलीज करता था, एल्डोस्टेरोन को, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को कॉज करता है। तो ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, ये जाके एल्डोस्टेरोन को अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देता, और एल्डोस्टेरोन अपना वर्क नहीं कर पाता, और सोडियम पोटेशियम का जो ये रिटेंशन होता, सोडियम वाटर का रिटेंशन होता सॉरी, वो नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रग क्लासिफिकेशन, द डिस्क्रिप्शन अबाउट द CHF एंड द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द डिफरेंट ड्रग यूज्ड इन द केस ऑफ CHF. So hope you like this video, share with your friends and relatives, and subscribe our channel. Thank you so much guys for watching this.